पहलगाम में जो हुआ उसके पीछे सीधे सीधे जनरल मुनीर का हाथ है। ये इंसान के दुश्मन है। इस हमले की टाइमिंग भी बड़ी सोच समझ कर रखी गई है। हमले को हिंदू मुस्लिम का रंग भी दिया जा रहा है। आतंकवादियों ने दिया। आगरा में 2 लोगों का नाम पूछकर गोली मार दी गई। अंबाला में दुकानें तोड़ी फोड़ी गई, नाम देखकर वो भी वायरल हो रहा है। आज हिंदुस्तान में मुसलमान अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। भारत एक हिंदू बहुल राज्य भी है। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। मुस्लिम विरोधी पार्टी होती तो उसका तर्जुमान शाहनवाज हुसैन होता। भारत को अखंड भारत बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। मेरा जो भारत है यही महान है। साथ ही गिरिराज सिंह तो आए दिन मुसलमानों को पाकिस्तान भेजते रहते हैं। गिरिराज हो या शाहनवाज, हैं तो हम भाजपा की ही आवाज। बिहार चुनाव में चिराग पासवान एक बड़ा फैक्टर होंगे। नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा मानसिक संतुलन में गड़बड़ाहट है, तो ओवैसी को मीडिया ने टाइगर बना दिया है। मैंने ओवैसी को 10 डिबेट में हराया। मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और भारत माता की जय भी बोलता हूँ। मैं भारतीय हूँ और मैं भारतीय मुस्लिम। सुपौल जाते हैं और वहाँ लोग आपसे कहते हैं देखिए हमारा शाहरुख खान आ गया। शाहनवाज हुसैन और रेनू हुसैन, ये लव स्टोरी कैसे, थोड़ी बताइए इसके बारे में। नमस्कार, आदाब, वेलकम टू एमके टॉक्स। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं देश के जाने माने नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आप अच्छे हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं आप उससे रूबरू हैं और आपने दुख प्रकट किया है, उसे लेकर पूरा देश इस समय शोक में डूबा हुआ है। तमाम बातें आपसे करेंगे, आपका लंबा चौड़ा राजनीतिक कैरियर रहा है, उन सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर बात हो रही है, पहलगाम को लेकर बात हो रही है और इसे लेकर चर्चा जोर शोर से है कि पाकिस्तान को जवाब कैसे देना है। सबसे पहले पहलगाम में जो हुआ उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, 22 तारीख को पहलगाम में जो हुआ वो मुल्क की आत्मा पे, रूह पे चोट है। इस मुल्क में हम 140 करोड़ लोग मिलकर रहते हैं। राज्य अलग हैं, बोली भाषा अलग है, धर्म अलग है, जाति अलग है, लेकिन हम सब भारतीय एक हैं। और आतंकवाद से हम बहुत दिन से मुकाबला कर रहे हैं। जब से पाकिस्तान बना है वो तो खून की बुनियाद पे बना, नफरत की बुनियाद पे बना, 2 नेशन थ्योरी पे बना। अगर पाकिस्तान बना हिंदू और मुसलमान के नाम पे बना। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र मांगा और हमारी लीडरशिप उस वक्त में बुजुर्ग थी और लड़ना चाहिए था, जितना रेसिस्टेंस दिखाना चाहिए था नहीं दिखाया और तैयार हो गए। जबकि अगर ये देश न बंटता तो वो ज्यादा अच्छा होता। और बंटवारे के बाद खून और गारत की होली खेली गई। पाकिस्तान में ने शुरू किया खूनरेजी, कटी हुई ट्रेन आने लगी, उसके रिएक्शन में इधर से भी जाने लगी, तब जाके वो रुका। और पाकिस्तान जब से बना वो दुश्मनी पे आमादा रहा। उसने जम्मू कश्मीर हमसे छीनने की कोशिश की, लेकिन हमने जम्मू कश्मीर को बचाया और हमारा बहुत बड़ा पार्ट अभी भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके कहते हैं जिसे, जो पीओके, वो हमारा है, उनके कब्जे में है। और वहां उन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग कैंप्स बनाए। इतना आतंकवाद हुआ, लाखों लोग मारे गए, पाकिस्तान की वजह से हुआ। लेकिन धारा 370 मोदी जी ने समाप्त किया और जम्मू कश्मीर के लोगों ने उसको कबूल किया। G20 की मीटिंग हो गई, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होने लगे, फिल्म की शूटिंग होने लगी, एक फिल्म का प्रीमियर भी हो गया। जो कश्मीर में तो सिनेमा हॉल भी बंद हो गया था। वो जमात इस्लामी वाले तो सिनेमा भी नहीं देखने देते थे। लाल चौक पर तिरंगा भी लहराया गया, लाल चौक पर तिरंगा भी लहराया गया। क्या लाल चौक पर तो तिरंगा अब रहता ही है, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे रोक सके। और मैंने जब बहुत दिन तक मैं
जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ तो मैं कश्मीर का इंचार्ज बीजेपी का था। मैंने गांव-गांव का इलाका देखा, पहलगांव देखा, बिजवाड़ा देखा, ये उरी का इलाका देखा, बडगाम देखा, वो सब इलाका मैंने देखा। लेकिन चुनाव के बाद लोग वोट देने को निकले, लोकसभा विधानसभा में वोट हुआ, लोग शुक्रिया मोदी भाईजान कहने लगे। जब बाढ़ आई थी तब भी मोदी जी ने मदद की, तभी मोदी जी के लिए दिल में बहुत जगह थी। और जब 2-3 साल पहले जब 370 नहीं खत्म हुई थी, आप श्रीनगर में भी जाते तो आपको 7-7 घंटे का लोड शेडिंग था। बिजली, पानी, सड़क, जरूरी शाहनवाज साहब, की गई। इतिहास तो गवाह है और ये बहुत सारे बदलाव आए, हमने देखा है। लेकिन सबसे ताजा मामला जिसे लेकर इस वक्त हर तरफ बातें हो रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। जहां 20 लाख टूरिस्ट थे वहां 2.5 करोड़ हो गए। पाकिस्तान को यह देखा नहीं जा रहा था। पाकिस्तान की छाती पर दाल जो है वो दला जा रहा था। और पाकिस्तान ने, जनरल मुनीर ने एक मीटिंग की जिसके अंदर बहुत जहरीली तकरीर की और कहा कि ये जो कश्मीर है हमारे गर्दन की नस की तरह है, और उसने नस दबाने की कोशिश की। जो आतंकी आए, आतंकी घटना पहले भी हुई है कश्मीर में, खासकर जम्मू रीजन में कई हुई, 370 के बाद भी हुई जो जम्मू रीजन में हुई थी। लेकिन इसमें सिर्फ आतंक की घटना नहीं है, ये नफरत की भी घटना है। आप एक बड़ी बात ये कह रहे हैं कि जनरल मीर ने एक मीटिंग ली पाकिस्तान के अंदर, वहां पर जहर उगला, उसके बाद ये वाकया हुआ। हाँ, उनकी जो जनरल मीर है, मुनीर जो है, आसिफ मुनीर, जिसने इमरान खान को भी जेल में डाल रखा है, और वो ऐसा जनरल है जिसके खिलाफ पाकिस्तान की आवाम भी है, बलूचिस्तान की आवाम भी है, वो बहुत बड़ा किलर है। और उसने मीटिंग ली और जहरीली तकरीर की, 2 नेशन थ्योरी को याद दिलाया इतने साल बाद, जो नॉर्मल पाकिस्तान के जनरल्स और उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो बोलने में थोड़ा सा एहतियात रखते थे। इसने खुला आम ऐलान किया और उसका नतीजा है ये जो हमला हुआ। ये ISI, पाकिस्तान और आतंकी संगठन, इन सब की मिली भगत से हुआ। ऐसा कोई हमला होता है, वो चाहते तो ओपन फायर करते और लोग मर जाते, लेकिन उन्होंने जानबूझकर नाम पूछा, मजहब पूछा, तो मैं कलमा पूछा, मैं आपकी बात धर्म के नाम पर नफरत फैलाई। आपकी बात को दोबारा यहाँ ये कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा आपका स्टेटमेंट है। आपका कहना है कि पहलगाम में जो हुआ उसके पीछे सीधे सीधे जनरल मुनीर का हाथ है, उन्होंने साजिश करी है। देखिए, इन सब हमारे जो 26-28 लोग मारे गए, उसका हत्यारा जनरल आसिफ मुनीर है। उसी के इशारे पर, उसी की साजिश से ISI और ये जो लश्कर तैयबा और जो एक अलग TRF करके उन्होंने बनाया, ये सब इंस्ट्रूमेंट है ISI के। ये लोग किलर्स हैं। इन्होंने कभी, जो पाकिस्तान की ISI है, उन्होंने दुनिया में जितने कत्ल किए हैं किसी ने नहीं किए। इन्होंने जॉर्डन में जाकर 10 लाख फिलिस्तीनी मार डाले थे। इन्होंने अफगानिस्तान में लाखों अफगानी मार दिए। इन्होंने बलूचिस्तान में लाखों बलूचिस्तानी मार दिए। ये इंसान के दुश्मन है। ये जो पाकिस्तान है, ये नाम का पाकिस्तान है, कोई पाक चीज नहीं है। ये आतंकिस्तान है, ये आतंक की जड़ है। पूरी दुनिया में, चाहे 9/11 हो या दुनिया में कहीं कुछ हो, उसके जड़ में अगर कोई मुल्क होता है तो पाकिस्तान होता है। इसलिए सुषमा जी ने UN जनरल असेंबली में कहा था ये आतंकिस्तान है। तो पूरी दुनिया को लड़ना होगा। अगर वार अगेंस्ट टेररिज्म है तो वार अगेंस्ट पाकिस्तान करना होगा। ये जब तक पाकिस्तान का वजूद इस धरती पर रहेगा, आतंक खत्म होने वाला। लेकिन अब आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि इस समय पूरा देश बदला चाहता है। देश ये चाहता है कि अब आंसुओं से काम नहीं चलेगा, कैंडल लाइट मार्च से काम नहीं चलेगा, कुछ होना चाहिए। इसलिए तो पहले जवाब दमदार होना चाहिए। कैबिनेट कमेटी, देखिए प्रधानमंत्री, अभी देखिए टाइमिंग क्या चुनी आसिफ मुनीर ने। अभी JD वेंस, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, जिनकी वाइफ भारतीय मूल की हैं, वो भारत आए। हमारे प्रधानमंत्री वजीर आजम साहब का दौरा
सऊदी अरब हो रहा है, ये पाकिस्तान से देखा नहीं गया। जिस दिन प्रधानमंत्री सऊदी अरब पहुंचे हैं उस दिन ये हमला सिर्फ प्रधानमंत्री को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, सऊदी अरब को भी डिस्टर्ब करने के लिए कि क्यों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, जानबूझ के उस दिन हमला कराया। हमारी ऐसे कई डील हुई सऊदी अरब से, जो ट्रेड की और इन चीजों की डील होनी थी, लेकिन एक दिन का और दौरा था, प्रधानमंत्री वहां से छोड़कर दौड़ आए। अमित शाह जी, हमला की, इस हमले की टाइमिंग भी बड़ी सोच समझ कर रखी गई है, एकदम जानबूझकर ये टाइमिंग चुनी गई। पहले भी पाकिस्तान की ये रही है, जब क्लिंटन आए थे तो क्षितिज सिंहपुरा में 36 सिखों को लाइन से गोली मार दी गई थी। उसके बाद भी अमेरिकन एक डिप्लोमेट वाइस उनकी विदेश मंत्री आए, तब हमला हुआ। हमने 26/11 का हमला पार्लियामेंट पे भी देखा, हमने वहाँ 26/11 का वहाँ भी देखा, मुंबई में भी हमला देखा। पाकिस्तान ने बहुत सारे जख्म दिए, हमने उड़ी देखा, हमने पुलवामा देखा। अब हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, अब आखिरी कील का धीरज समय आ की गया, सीमा टूट चुकी है, अब बर्दाश्त नहीं। अब बस पाकिस्तान को उसकी औकात और हैसियत और आतंकियों को बतानी है, ये दौर आ गया है। यानी आखिरी कील का समय आ गया है। पाकिस्तान के आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का वक्त आ गया है। इसलिए तो पाकिस्तानियों को हमने यहां से खदेड़ा, 48 घंटे में भागो यहां से। हमने बॉर्डर सील किया और हमने तो अब उनका दान हुक्का पानी बंद किया है। 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बिना बात के एक ट्रीटी कर ली। क्या जरूरत थी हमको ट्रीटी करने की? हम अपना पानी से सींचे पाकिस्तान को और वो पाकिस्तान उसी पानी पी के हमारा खून बहा दे, ये कहां से पॉसिबल है? तो हमने कहा पाकिस्तान का नाम होगा रेगिस्तान। अब वहां पानी के लिए तरसेंगे लोग, तड़पेंगे लोग, उनको पता होगा इंसानियत के साथ दुश्मनी करने का नतीजा क्या होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो ऐसा बम मारा है उन पे पानी का कि अब रेगिस्तान हो जाएगा। यानी अब ये साफ है कि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई देखने को मिलेगी और जबरदस्त जवाबी कार्रवाई होगी। पहली जवाबी कार्रवाई दी। अगर इसमें जनता और ज्यादा चाहती है, जनता और ज्यादा चाहती है। अगर इसमें सिर्फ आतंकी शामिल होते तो हम इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करते। अगर इसमें आतंकवादी सिर्फ शामिल होते तो हम बॉर्डर क्यों सील करते? अगर इसमें आतंकवादी होते तो हम सिर्फ पाकिस्तानी नागरिक को ही क्यों भेजते? हम लोगों ने साफ संदेश दे दिया है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और सर्वदलीय मीटिंग भी हुई। उसमें भी सब दल ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री और देश के और सेना के साथ है और जरूर कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान के लिए प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा है कि जिन्होंने इसने घटना की और करवाई उनको ऐसा जवाब देंगे जैसा उन्होंने तस्वर नहीं किया, उस जवाब का नहीं किया। उस जवाब का इंतजार तो पूरा देश कर रहा है और एक साथ कर रहा है, और इस पर एक मत है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसमें सर्वदलीय बैठक भी हो चुकी है, सबका सपोर्ट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर इसके लिए एक मत है और मजबूती से कह रहे हैं कि मजबूती से जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए। पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील का समय आ गया है। लेकिन सवाल दूसरा भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक चर्चा और चल रही है, हमले को हिंदू मुस्लिम का रंग भी दिया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम का रंग तो आईएसआई ने दिया, पाकिस्तान ने दिया, आतंकवादियों ने दिया। उन्होंने कहा कि भाई हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ, जैसे देश का बंटवारा हुआ था 47 में। उन्होंने कहा कि भाई कलमा पढ़ो, जो कलमा नहीं पढ़ सका कहा पैंट खोल कर दिखाओ। इस तरह की कोई घटना होती है? हम देश में इतने साल से हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं, भारत के मुसलमानों को जो हक भारत के संविधान ने भारत में दिया है, दुनिया में नहीं कहीं। आज सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर देश चल रहा है, सबको साथ लेकर मोदी जी चल रहे हैं। कहाँ कोई दिक्कत हो रही है? जितनी मोदी जी की योजना, अगर गैस सिलेंडर तो सबको, पक्का मकान तो सबको, 5 किलो अनाज तो सबको, अगर अकाउंट में पैसा डालना है सबको, तो आयुष्मान कार्ड का फायदा सब लोग ले रहे हैं। हम लोगों ने तो कभी कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन ये जानबूझकर पाकिस्तान की क्या साजिश थी कि टूरिज्म खत्म हो जाए,
भारत की आत्मा पे चोट हो जाए। और पाकिस्तान क्या चाहता है? हिंदू और मुसलमान धर्म के नाम पे बढ़ जाए। तो हम आईएसआई का सपना पूरा होने देंगे? नहीं। हम पाकिस्तान का सपना पूरा होने देंगे? नहीं। हम हिंदू और मुसलमान के नाम पे बटेंगे नहीं। हम 140 करोड़ भारतीय एकजुट होकर ताकत से लड़ेंगे और पाकिस्तान को नस्त नाबूद करेंगे। वो आपकी बात सही है और मैं फिर अपने सवाल को रिफ्रेम कर देता हूं दोबारा से। पाकिस्तान के खिलाफ सब एकजुट हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ लोग, कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं देश के अंदर जो उसे भी, जो अब हमला हुआ है उसे हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं। और हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर मुस्लिम का रंग वो कहां कोई दे रहा है? वो तो आतंकवादी ने दिया हिंदू मुस्लिम का रंग। सरसंघ चालक जी ने तो आज कहा है कि हिंदू मुसलमान ने धर्म और अधर्म की लड़ाई है। वो जिन लोगों ने ये हरकत की वो अधर्म के साथ है और हम जो मुकाबला कर रहे हैं वो धर्म के साथ है। इससे क्लियर संदेश क्या होगा? वो आपकी बात सही है, लेकिन मुझे लगता है आप सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के और आपके द्वारा जनता के बीच में एक सही मैसेज जाना चाहिए। और खासतौर से सोशल मीडिया जो है वहां पर खबरें बड़ी तेजी से वायरल होती हैं और उन्हें अलग अलग रंग से, अलग अलग प्रकार से जनता के बीच में भेजा जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, एक खबर चल रही है, मैं उसे पुख्ता नहीं कर रहा हूं, अपनी तरफ से मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आगरा में 2 लोगों का नाम पूछकर गोली मार दी गई। कि नाम पूछा उनका, वो मुसलमान थे, गोली मार दी गई, ऐसी खबर वायरल हो रही है। मुझे लगता है ये अफवाह है। अंबाला में दुकानें तोड़ी फोड़ी गई, नाम देखकर, वो भी वायरल हो रहा है। सही है गलत है, ये जांच का विषय है। देखिए, 1-2 जगह जो कश्मीरी बच्चे थे उनको जरूर तंग किया कुछ लोगों ने, तुरंत पुलिस ने एक्शन किया। ज्यादातर राज्य में हमारी सरकार है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, फसाद नहीं हुआ, तनाव नहीं हुआ। गम गुस्सा तो है सबके अंदर है। बिल्कुल। आज जुमे की नमाज में हम लोग गए और वहां भी हर इमाम ने आज तकरीर की है पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ, क्योंकि इस्लाम का ये सही रास्ता नहीं है। ये इस्लाम का रास्ता नहीं हो सकता है। एक मासूम इंसान की हत्या, कुरान कहता है पूरे इंसानियत की हत्या। तो किसी मासूम इंसान को सिर्फ इसलिए मार दिया जाएगा कि उसको कलमा नहीं आता है? इससे बढ़कर ज्यादती क्या हो सकती है? वहां मुस्लिम परिवार भी मरे हैं। नहीं, मुस्लिम तो एक 2 लोकल परिवार मने, एक हैदराबाद के जो घूमने गए थे वो भी परिवार वहां पर डेथ हाँ, वो हुआ है, लेकिन वहां ज्यादातर कोई जिक्र नहीं कर रहा है। नहीं, जिक्र क्यों नहीं कर रहा है? उसका भी जिक्र हो रहा है। एक जो सैयद शाह था लड़का, वो जो एक चीज देखकर खुशी होती है कि 370 हटने के बाद भी वहां कश्मीर के लोकल लोगों में कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट था। उसको बचाने में वो भी शहीद हुआ। उमर अब्दुल्ला उनके यहाँ गए थे, उनके घर पे, और भी ऑफिशियल गए थे, और भी एक परिवार मुस्लिम परिवार का हुआ। लेकिन मैं इसको हिंदू मुस्लिम नहीं, भारतीय परिवार, लेकिन नाम पूछ के कलमा पढ़ने को कहो। छोटे छोटे बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं साहब, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है ये। कुछ लोग कह सकते हैं इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो उड़ी को लेकर सवाल उठा देते हैं, ऐसे लोग हैं जो पुलवामा पे सवाल उठा देते हैं, ऐसे लोग हैं इस पर भी सवाल उठा सकते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं। रॉबर्ट वड्रा ने तो अलग एंगल ही दे दिया, उसने कह दिया कि मुसलमान बहुत दबाए जा रहे हैं इसलिए ये हुआ। मैं तो वो अभी अगला सवाल कोट करने वाला था आपसे कि रॉबर्ट वाड्रा ने ये कहा कि आज हिंदुस्तान में मुसलमान अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। तो कमजोर महसूस कर रहा है तो मुसलमान गया था गोली चलाने? वो मुसलमान नहीं थे, वो आतंकवादी थे, वो पाकिस्तानी थे। और पाकिस्तानी हमारे मुल्क में घुसकर हमारे हिंदुस्तानी नागरिक को मार दें और धर्म पूछकर मार दें, ये कहीं स्वीकार नहीं होगा। भारत एक सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट है, लेकिन भारत एक हिंदू बहुल राज्य भी है। इस देश में हिंदू समाज के लोगों को सिर्फ धर्म पूछकर मार दिया जाए, इससे खराब संदेश क्या होगा? इसलिए तो सारे मुसलमान आज रोड पर आए और उन्होंने जुमे के अंदर भी पाकिस्तान और आतंकवादियों की मजम्मत की। पूरा देश, कश्मीर भी पूरा एक रहा है, पूरा बंद रहा है, क्योंकि जो लोग आ रहे थे वहां की आबादी मान लीजिए 75 लाख की आबादी, और वो लोग किसके लिए 2.5 करोड़ 3 करोड़ जो टूरिस्ट आते हैं वो किसका फायदा कर रहे थे?
वहां के मुसलमानों का। ये तो पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कश्मीर की आवाम ने कि वो किस तरीके से देशभक्त हैं और देश के लोगों के साथ हैं। वहां जो लोकल टूरिस्ट थे उनके इंटरव्यूज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने जान का जोखिम लेकर उनकी मदद करी, किसी का नाम नहीं पूछा, सबकी मदद करी, अपने घर में रोका। नहीं, कुछ इस तरह की खबरें आई हैं। छत्तीसगढ़ का भी एक परिवार था जिसके 11 लोगों को बचाया एक व्यक्ति ने, और ऐसे और भी खबर आई है। पूरा जम्मू कश्मीर को एक होना ही चाहिए। ये तो जम्मू कश्मीर के अवाम पे भी हमला है, हिंदुस्तान पे भी हमला है, हिंदुस्तान की आत्मा पे हमला है। ये हिंदू मुसलमान के बीच में दरार पैदा करने की साजिश के लिए हमला है, और हम उस साजिश को नाकाम करेंगे। जो आतंकी और पाकिस्तान उसका आका चाहता है उसको हम पूरा नहीं होने देंगे, इसलिए उनको सजा मिलेगी। और कल्पना जो उन्होंने की होगी, जो उम्मीद लगाए बैठे होंगे, अभी अपना जहाज घुमा रहे हैं F-16, ये जो खिलौना घुमा रहे हैं, ये खिलौने धरे रह जाएंगे। अच्छा, एक मैं सीधा सवाल पूछ लेता हूं, जनता के बीच में इस वक्त चर्चा के केंद्र में है, क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होने जा रहा है? हिंदुस्तान पाकिस्तान को आतंक की सजा देने वाला है, और सजा जरूर मिलेगी। युद्ध होगा, सजा देंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं। रॉबर्ट वाड्रा का जो मैंने अभी स्टेटमेंट कोट किया, उसे वो दूसरे तरीके से अगर सवाल पूछें, और ये सवाल बार बार जनता के बीच में आता है और आपको भी इस सवाल का सामना करना पड़ता होगा निश्चित तौर पर। आप सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, सबसे बड़े मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं बीजेपी के। क्या भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है? मुस्लिम विरोधी पार्टी होती तो उसका तर्जुमान शाहनवाज हुसैन होता। हमारी पार्टी सर्वधर्म संभाव में यकीन रखती है। हमारी पार्टी वसुदेव कुटुंबकम में यकीन रखती है। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में यकीन रखती है। हमारी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। हमारी पार्टी जो इस मुल्क की मिट्टी से प्यार करेगा, इसको जननी मातृभूमि मानेगा, उसको अपने गले से लगाती है, पलकों पर बैठाती है। इसीलिए मिट्टी से प्यार करने वाले को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति बनाती है। ये है भारतीय जनता। लेकिन सवाल फिर आपके ऊपर भी आता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के इतने सीनियर लीडर हैं, लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से आपको थोड़ा साइडलाइन कर दिया गया है। आप सबसे युवा मंत्री रहे अटल बिहारी साहब के सरकार में, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं थोड़ा आपको मौका कम मिल रहा है। ये मुस्लिम होने की वजह से है या कारण कुछ और है? मुझसे ज्यादा मौका किसको मिला है? मैं 15 साल पार्लियामेंट में रहा हूँ, भारत सरकार का मंत्री रहा हूँ, सबसे कम उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर का रिकॉर्ड मेरे नाम है। 18 साल पार्लियामेंट्री बोर्ड जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसका मेंबर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के कोर टीम में हूँ, और मैं मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते ही उन्होंने मुझे MLC बनाया, बिहार का उद्योग मंत्री बनाया। उद्योग मंत्री रहते हुए मैंने 17 इथेनॉल प्लांट लगाए, बिहार में इंडस्ट्री की शुरुआत की, बड़े बड़े मिल्स लगे, टेक्सटाइल पार्क बना, लेदर पार्क बना, और वहां पे हमने काम किया। अभी पार्टी मुझे कार्यकर्ता के नाते प्रवक्ता का काम ले रही है। तो पार्टी जैसा, हमें बहुत से लोग हैं संगठन में काम करते हैं, बहुत से लोग सरकार में काम करते हैं, बहुत से लोग पार्लियामेंट में काम करते हैं, बहुत से लोग पार्लियामेंट के बाहर काम करते हैं, और मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूं। और इस नाते ये हम आज के तो नहीं है, 1986 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, 90s में 1-2 में जब नड्डा जी अध्यक्ष थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के, तब से हम युवा मोर्चा में काम करते रहे। सवाल इसीलिए तो ज्यादा गंभीर हो जाता है कि आप इतने पुराने लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कभी इधर उधर हुए नहीं, डगमगाए नहीं आप, लेकिन उसके बावजूद रिवार्ड में थोड़ी कमी है। ये मुस्लिम नाम की वजह से है क्या? सवाल फिर मैं दोहरा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं, काम करता रहूंगा, न मैं डगमगाया न डगमगाऊंगा। मैं पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी में ही काम करने वाला हूं। हमारे विरोधी कुछ सुन कह दें, कुछ कमेंट कर दें, कोई खुश हो जाए, उनकी ज़्यादा दिन की खुशी रहने वाली नहीं है। उनको मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता के तौर पे हमसे काम ले रही है, तभी तो मोहसिन खान साहब ने हमको बुलाया है। बिल्कुल, हम तो बुला आपसे वरिष्ठ नेता आप और हैं। जहाँ तक आपने कहा भेदभाव की बात, जी,
क्या भेदभाव हो रहा है? बीजेपी ने आज तक 32 साल की उम्र में किसी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया? ये भेदभाव था क्या? बिहार में एमएलसी बना के बिना चुनाव लड़े हुए इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाना भेदभाव था क्या? सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में 18 साल रखना ये भेदभाव था क्या? यानी आप इसे बिल्कुल खारिज कर रहे हैं इस आरोप को? एकदम नहीं। मेरी पार्टी और मेरे पार्टी के कार्यकर्ता और मेरा नेतृत्व मुझसे प्यार करता है, मेरे पर भरोसा करता है। मैं देश में कहीं भी जाता हूं, मेरे इतने चाहने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे मिलते हैं। मैं जहाज में जाऊं वहां मिलते हैं लोग, इतना प्यार करते हैं, इतना स्नेह करते हैं। बहुत से लोग होंगे जो अपने मोहल्ले के नेता होंगे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग प्यार करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, और ये सब की वजह भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक और चर्चा आजकल चल रही है कि भारत को अखंड भारत बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसे लेकर आपका क्या सोचना है? देखिए, अलग अलग लोगों की राय है। आपकी राय क्या है? अब अखंड बनाएंगे तो पूरा अफगानिस्तान लेना पड़ेगा, बिल्कुल, पूरा बलूचिस्तान, पूरा पाकिस्तान, पूरा बांग्लादेश, और साथ में उनके साथ जो मुजाहिदीन लश्कर तैयबा और ये और वो। तो अभी तो हम जो मेरा जो भारत है यही महान है, उसी पे हमें गर्व है। अब ये आगे क्या होगा ये अलग बात है। जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की सवाल है, भारत में बाबा साहब का संविधान है और उस संविधान को कोई बदल नहीं सकता। उसमें कोई हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं है। हाँ, हिंदू बहुल राष्ट्र है, इसको माना जा सकता है। तो सच्चाई है, तो प्रत्यक्ष है। हिंदू समाज के लोग हैं, और आपको बता दूं कि जितने अच्छे हिंदू मुसलमान के रिश्ते हैं दुनिया में, इतनी दो बड़ी कौम मिलकर नहीं रहती। एक दो घटना हो जाती है, मान लीजिए, उसकी चर्चा ज्यादा होती, लेकिन मोहब्बत की बहुत सी बातें। इसलिए मैंने तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर 2000 में बोला था, आज से 25 साल कबल, कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा। आज मैं कहता हूं, भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर चल रहा है, जो सबको लेकर चल रहे हैं। इतना अच्छा नेता मिल गया है। फिर भी अगर कुछ लोग हैं, जब चुनाव आता है, चुनाव के पहले तो कहते हैं मोदी जी बड़े अच्छे हैं, अनाज भी ले लेते हैं, मोदी जी की योजना भी ले लेते हैं, लेकिन वोट देने के बाद में उनके हाथ कांपने लगते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि आज जो देश तरक्की कर रहा है, आप तो गाजियाबाद के हैं, गाजियाबाद जाने में अब कितना कम टाइम लगता है, मेरठ जाने में कितना कम टाइम लगता है। 18 लेन की सड़क है, बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी रहती है, उनकी कार चलती है कि नहीं उस पर? थैंक यू मोदी भाईजान कहते हैं कि नहीं वो? लेकिन इतना अच्छा काम है, लेकिन दुष्प्रचार है कांग्रेस का, सपा वालों का, राजद वालों का, तरह तरह का दुष्प्रचार। मुसलमानों को डराते हैं, बीजेपी के पास मत जाओ, बीजेपी तुमको खा जाएगी। कितने को बीजेपी ने खाया है? भारतीय जनता पार्टी तो सबको लेकर चलती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इतना अच्छा काम किया, लेकिन कौन सा मुस्लिम वोट मिल गया उनको? इस सवाल पे मैं इस सवाल पे आने वाला था। अटल बिहारी साहब को छोड़िए, मैं तो आपके बारे में स्टडी कर रहा था, तो आपका एक स्टेटमेंट बड़ा चर्चा में रहा। ये बार बार विपक्षी आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती। आपने ये कहा कि मुसलमानों को टिकट देती है, मुझे टिकट दिया, यानी शाहनवाज हुसैन को टिकट दिया, लेकिन शाहनवाज हुसैन को मुसलमानों ने ही हरवा दिया, शाहनवाज हुसैन को मुसलमानों ने ही वोट नहीं दिया। फिर बाद में आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती। नहीं, मैं सही कह रहा हूं। देखिए, मैं बीजेपी का 13, 14, 15 3 लोकसभा में इकलौता मुस्लिम एमपी था। लोग क्या कहते हैं, आप मुसलमानों को टिकट नहीं देते। मैं किशनगंज में जीता, जहां तस्लीमुद्दीन साहब को हरा के 70% मुस्लिम आबादी, वहां से एक बार मैं जीत कर आया। फिर मैं 2 बार भागलपुर में जीता। और जब मैं 2014 में चुनाव लड़ने गया तो मैंने बहुत डेवलपमेंट किया, बहुत काम किया, बहुत घूमता था, लोग बहुत प्यार करते थे। लेकिन लोग कहने लगे आपके नेताओं ने बयान दिया, फिर उनको लगा मोदी को रोकना है। अब मोदी को ही रोकने वाला है? तो जो मुस्लिम समाज के लोगों से ये सवाल है कि अगर आप इकलौता मुस्लिम एमपी शाहनवाज हुसैन आपके यहाँ चुनाव लड़ता है, जब आप अपने बूथ पर उसको हरा देते हैं वोट की गिनती में,
फिर आपको ये सवाल पूछने का हक नहीं है कि मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं बीजेपी देती। जब टिकट दो तो आप कहते हैं ये बीजेपी का है, टिकट ना दो तो बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। वाह वाह, यानी हम हंसे तो बगावत, रोएं तो बगावत, शिकायत करें तो बगावत। ये क्या बात है भाई? कुछ लोगों को मिर्ची लगती है, हरी मिर्च भी लगती है, लाल मिर्च भी लगती है मेरे बयानों से, लेकिन मैं सच्चाई कह रहा हूं कि जहां जहां हमने बहुत जगह टिकट दिया। हरियाणा में अभी विधानसभा में 2-3 मुसलमानों को टिकट दिया, क्यों नहीं मुस्लिम भाइयों ने आगे जिताया? अगर आप जिताओगे नहीं तो ये कहोगे कि साहब मुस्लिम एमपी नहीं है, मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। तो संविधान में लिखा हुआ है कि 5 मुस्लिम होंगे, 2 सैयद होंगे, 3 पसमानदा होंगे, 1 पठान होगा। ऐसा लिखा क्या बाबा साहब ने? बड़ी संविधान की दुहाई दी जाती है, लेकिन नहीं। दिक्कत यह है कि मुस्लिम समाज के लोग भी आजादी के बाद आजादी से पहले 2 पार्टी थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ज्यादातर मुसलमानों को जिन्ना ने बहका के इस देश का बंटवारा कर दिया, पाकिस्तान बन गया। जो मुसलमान यहां रह गए, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बड़े बड़े जो उस वक्त फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने कहा कि अपना देश है, यहीं रहो। नेहरू, गांधी, पटेल सबने इज्जत से जो मुसलमान यहां रहे। ऐसे तो मजहब के नाम पर बंटवारा हुआ था तो बड़ी तादाद में लोग जा रहे थे, अगर सब चले जाते तो क्या होता? ये तो रह गए हमारे उस वक्त की लीडरशिप। लेकिन मौलाना आजाद को क्या आजादी के वक्त मुसलमानों ने नेता माना था? बाद में नेता माना, पहले नहीं माना। उनकी बात मानी होती तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता, आज बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं होता, और न वहां आसिफ मुनीर होता, और न शहबाज शरीफ होता वहां प्रधानमंत्री। हम सब एक होते, न ISI होती, हमारा देश एक होता, और ना हमला होता, और ना उन्हें। फिर मैं आपका स्टेटमेंट आगे बढ़ा देता हूं, आपका वो बड़ा चर्चा में रहा, और ना ही उसके बाद, क्योंकि जैसे कि आपने कहा था कि पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर दुनिया में घूम रहा है, ऐसे भी नहीं घूमना पड़ता फिर उन्हें। आप गूगल कीजिए, अभी कहिए मैं कर देता हूं, भिखारी लिखिए तो पाकिस्तान आता है। यानी पाकिस्तान जो है खैरात ज़कात इसलिए थोड़ी बना था, वो तो लोग कुर्बानी देते हैं, उसका चमड़ा मांगता घूम रहा है वो। सऊदी अरब जाता है, हर जगह जाता है, जो मिलने आता है पाकिस्तानियों से वो सिक्योरिटी चेक जब करते हैं तो उसमें आवाज आता है, क्योंकि कटोरा लिए रहता है जेब में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री। दे दाता के नाम तुझे अल्लाह रखे, हम इस्लामिक कंट्री। और एक नया घमंड हो गया, एटम कंट्री। तो नरेंद्र मोदी ने उनकी हेकड़ी तोड़ी, जब घुसकर मारा, सर्जिकल स्ट्राइक किया, तब पाकिस्तान की हेकड़ी टूटी। जब एयर स्ट्राइक किया तब हेकड़ी टूटी। तब अपने ही देश में लोग थे, सबूत मांग रहे थे, अरविंद केजरीवाल मांग रहे थे, कांग्रेस पार्टी मांग रही थी, कह रही थी चिड़िया मरी है, कौआ मरा है। फिर कह रहे थे कहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई? पुलवामा अटैक हुआ तो कहा कि उसकी वो उनका हाथ था या हमारा था। और हमारे अरविंद केजरीवाल के बयान को और कांग्रेस के नेताओं के बयान को पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में लहराने का काम किया। तो आज पाकिस्तान की हालत यह है कि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, पड़ोस में रहते हो तो पड़ोसी कहलाते हो, लेकिन औकात में कोई मुकाबला। लेकिन एक बात तो है, आपने पड़ोसी की बात करी तो मुझे आपके जो गृह प्रदेश है, मतलब बिहार, जहाँ से आप भी आते हैं, और आपके एक साथी हैं गिरिराज सिंह, तो आपके साथी गिरिराज सिंह तो आए दिन मुसलमानों को पाकिस्तान भेजते रहते हैं। उनसे आपकी बातचीत नहीं होती? कहते नहीं आप कुछ उनसे? आपको मालूम नहीं है, शाहनवाज और गिरिराज नजदीकी दोस्त हैं। पूछे कब वो मंत्री हैं, जब आदमी पद पे रहे तो हमारी एक आदत है कि हम जो बड़े पद पे व्यक्ति चला जाता है उसको हम मंत्री जी कहते हैं, कि पता नहीं बराबरी तो रहती नहीं, लेकिन कार्यकर्ता के नाते तो हमारी बराबरी है, दोस्ती है। और मैं कह सकता हूं गिरिराज हो या शाहनवाज हैं तो हम भाजपा की ही आवाज, लेकिन उनका अंदाज़े बयां बोलने का अलग है। अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते थे तो सही बोलते थे ना पाकिस्तान के खिलाफ, और ये सही है कि उनके बयान को बहुत तोड़ा मरोड़ा गया। मेरे चुनाव में भी बड़ा तोड़ा मरोड़ा गया, उन्हीं का नाम लिया गया कि देखिए साहब वो बयान दिया उन्होंने, लेकिन उनका मकसद वो नहीं था।
उन्होंने कहा था भाई देश के लिए मोदी का चुनाव है और देश में साथ रहें, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अभी गिरिराज सिंह टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, ज्यादातर बुनकर मुसलमान हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं वो। खुदा ने उनको यही काम दिया है। कभी मजाक में आपसे तो कभी नहीं कहा उन्होंने। मोदी जी ने बुनकर की सेवा का काम दे दिया गिरिराज जी को। तो बुनकर की सेवा कौन कर रहा है? गिरिराज जी कर रहे हैं। और उनके मन में जो मुल्क से मोहब्बत करेगा उससे कोई बैर नहीं है। हम लोग तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथी हैं, पुराने साथी। अच्छा, बिहार का चुनाव आ रहा है, बिल्कुल सामने बिहार का चुनाव है, क्या लगता है आपको? आप बिहार की जनता के बीच में रहते हैं, नब्ज को समझते हैं, भलीभांति परिचित हैं, क्या माहौल है बिहार में? बिहार में जी आएंगे नीतीश कुमार, आएगा एनडीए। इस बार अब की बार 200 के पार जीतेंगे। तेजस्वी यादव 23 सीट के नीचे रहेंगे। 23 सीट के नीचे? जी, विपक्ष के नेता का दर्जा भी नहीं मिलने वाला और कोई पार्टी की कोई हैसियत भी वहां नहीं है। वहां पिछली बार चिराग पासवान अलग लड़ गए थे, कुछ वोट थोड़ा बहुत इधर उधर डाइवर्ट हो गया था। इस बार चिराग पासवान हमारे अच्छे नेता हैं एनडीए के, वो मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, बीजेपी जेडीयू मिलकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। बिहार चुनाव में चिराग पासवान एक बड़ा फैक्टर होंगे? एकदम, अभी भी लोकसभा में भी बड़ा फैक्टर थे। हीरो आदमी है, जहां जाते हैं एकदम मजमा जुटा लेते हैं। मैं उनके साथ कई जगह कैंपेन किया। बिहार का हर नौजवान उनको पसंद करता है, प्यार करता है। सुनने में आ रहा है कि वो भी हो सकता है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वो तो उनकी पार्टी पे है, वो हमारी पार्टी में तो नहीं है, हमारे गठबंधन में। कि पार्टी क्या निर्णय करती है, वो क्या निर्णय करते हैं, उनके ऊपर है। लेकिन ये पक्का है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे? ये एक बार नहीं, अनेक बार हम लोग कह चुके हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा और नीतीश कुमार सबसे एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर, 20 साल का अनुभव, कोई छोटी बात है कोई चीफ मिनिस्टर के पास है? लेकिन सुनने में यह आ रहा है कि हो सकता है महाराष्ट्र की तरह यहाँ बिहार में भी खेला कर दे बीजेपी। ऐसे सुनने में आता रहता है लोगों को, लेकिन आप भी सुनते रहिए। लेकिन आएंगे नीतीश, छाएंगे नीतीश, जीतेंगे नीतीश, सरकार बनाएंगे नीतीश। चर्चा एक और है, नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है आजकल। ऐसा नहीं, मानसिक संतुलन में थोड़ा गड़बड़ाहट है, ऐसी चर्चा हो रही है। एकदम नहीं है। देखिए, कल भी इतनी अच्छी स्पीच की उन्होंने, और सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करते हैं घंटों। तेजस्वी यादव से ज्यादा फिट हैं वो। तेजस्वी यादव तो थोड़े आजकल थुल हो गए हैं। कम से कम नीतीश बाबू के साथ वॉक करने चले जाएं, फिट हो जाएंगे। सीखें नीतीश बाबू से, और चाचा ही हैं उनके, चले वॉक करने। नीतीश कुमार 8-9 किलोमीटर वॉक करते हैं। लेकिन ये चर्चा कहाँ से शुरू हुई है? तो दिन भर 9 बजे चेयर पे बैठ जाते हैं ऑफिस में, एकदम डॉट, उनके अधिकारी भागते भागते आते हैं और नीतीश कुमार ये एकदम बैठे हुए मिलते हैं उनको, और शाम में 6 बजे तक काम करते हैं। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि ये चर्चा है कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा मानसिक संतुलन में गड़बड़ाहट है। अरे क्या बात, ये चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर है, वीडियो तमाम वायरल हो रहे हैं। बुजुर्ग आदमी से अब जो 25 साल के लड़के की जो क्षमता होगी वो हमारी नहीं होगी, जो हमारी क्षमता है वो हमसे ज्यादा बड़े की नहीं होगी। लेकिन इसमें पूरी तरह ये दुष्प्रचार है, उनके खिलाफ साजिश है। साजिश से मुझे ये भी याद आ रहा है कि पीके ने थोड़ा ज्यादा ही फैला दिया है। पीके तबीयत नासाज है, तबीयत नासाज है। साजिश की जब आप बात कर रहे हैं तो मुझे एक और सवाल याद आ गया। चर्चा ये भी है कि वक्फ बोर्ड की टाइमिंग को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मास्टर स्ट्रोक लगाया है बिहार चुनाव को भी सोचकर कि बिहार चुनाव से पहले वक्फ बिल ये लाए, उसके बाद जेडीयू, एलजेपी, इनके वोट बैंक में गिरावट आए, मुस्लिम वोट बैंक वहां से छिटक जाए और बीजेपी का वोट बैंक बढ़ जाए। इसे भी लेकर चर्चा हो रही है क्योंकि उल्टा मुस्लिम वोट तो बढ़ रहा है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पूरी तरह इस्तीफों की वहां पर झड़ी लग गई। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए है, अच्छी नीयत से लाया हुआ एक्ट है। इसमें न मस्जिद जानी है, न दरगाह, न कब्रिस्तान, न खानका। 1 इंच जमीन भी वक्फ बोर्ड की सरकार लेने वाली नहीं है।
मुतवल्ली भी मुसलमान होंगे, मस्जिद कमेटी भी मुसलमान ही होगा, कब्रिस्तान कमेटी में भी मुसलमान होगा, कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। सिर्फ वक्फ बोर्ड के अंदर 2 नॉन मुस्लिम होंगे। पहले भी एमपी के नाते 2 लोग रह लेते थे जहां मुस्लिम एमपी नहीं है, लेकिन इस पर हंगामा पैदा किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है। दिल्ली में जरूर किया जा रहा है कि 123 प्रॉपर्टी का क्या होगा, जो जिसमें पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद के बारे में भी जो भड़काऊ भाईजान हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भड़काने में लगे हुए हैं। उनका काम ही यही है। आपने ओवैसी का जिक्र किया तो मुझे आपका एक और स्टेटमेंट याद आ गया। आपने कहा कि ओवैसी को मीडिया ने टाइगर बना दिया है। मैंने ओवैसी को 10 डिबेट में हराया। मैंने आज से नहीं, 10 साल से ओवैसी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं। ऐसे तो नाम में है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इत्तेहाद नाम का चीज डिलीट है, साइलेंट, कहते हैं ना पी साइलेंट, इत्तेहाद साइलेंट है। अब वो हैदराबाद की गली में राजनीति करते थे, अब उससे निकलकर औरंगाबाद पहुंच गए, फिर वो बिहार पहुंच गए। बिहार में कुछ ऐसे लोग जो निर्दलीय जीत सकते थे वो इनके सिंबल से लड़ लिए, कुछ एमएलए हो गए। किशनगंज के उस इलाके को मैं जानता हूं, फिर इनको बड़ी गलतफहमी हो गई, मैक्सिमम जगह इनकी जमानत जब्त हो जाती है। इनका एक ही काम है कि हिंदू और मुसलमान में इतना डिवाइड करो कि एक नेता के तौर पे ये उभर जाए। और मीडिया के पढ़े लिखे आदमी हैं, वाकपटु हैं, अच्छा है, बोलते हैं, बैरिस्टर हैं, और टेलीविजन को जैसा मसाला चाहिए उसके लिए ओवैसी फिट बैठते हैं। लेकिन ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि डर का माहौल है। ओवैसी का कहना है कि टिफिन में आप गोश्त नहीं रख सकते, कोई भी पीट देगा आपको देखेगा तो। वो तो हैदराबाद से आते हैं तो हलीमा बिरयानी लेकर आते हैं, मुझे अच्छी तरह मालूम है, उनसे पूछ लीजिएगा कि हैदराबाद का हलीम बिरयानी बहुत लोगों को खिलाते हैं। मुझे नहीं खिलाया वो अलग बात है, लेकिन हम जानते हैं कई लोगों को जिनको उन्होंने हलीमा बिरयानी खिलाई है। लेकिन और अगर वो जिद करके कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा। बता दीजिए। अभी नहीं बता रहा, अगर वो डिनाई कर जाएंगे आपके इंटरव्यू में, ठीक है, तो मैं आपको नाम मैसेज कर, ये आपका सवाल मैं जरूर पूछूंगा। तो वो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं? नॉन मुस्लिम को भी खिलाई हूं। लेकिन आप तो इतना तीखा होके बोल रहे हैं उनके बारे में, लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाता है कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है, आपकी बी टीम है वो। नहीं, देखिए, हम असदुद्दीन ओवैसी एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं जी, अच्छे डिबेटर हैं, अच्छे बैरिस्टर हैं, लेकिन मुझे उनकी एक बात से एतराज है कि वो जो 15 मिनट वाली है ना, वो हर चीज में 15 मिनट लेट है, तो 15 मिनट उनको बड़ा पसंद है। उनके नेता भी बोलते हैं घड़ी में 15 मिनट बाकी है, बाकी है, बाकी रहेगा। कभी घड़ी 15 मिनट आप लेट ही रहेंगे, एक ही एमपी रहेंगे, और 15 मिनट हर वक्त आपको सताएगा कि वो वक्त नहीं आएगा जब आपको मुसलमान इस मुल्क में अब भड़काऊ आदमी को पसंद नहीं करता। इस देश में मुस्लिम की सोच बदली, मुस्लिम अब ऐसे लोगों को पसंद करता है जो मिलाए, जो सबको लेकर चले। वो सिर्फ तनाव पैदा करते हैं, बयानबाजी करते हैं, गलतफहमी पैदा करते हैं, ये गलत है। और हमारे साथ तो पार्लियामेंट में रहे, और पार्लियामेंट में रहने के वजह से हमारे भांजे हैं अली अशरफ फातमी, वो मुझे मामू कहते हैं, तो वैसे भी मुझे पब्लिकली जब मिलते हैं तो मामू ही कहते हैं। लेकिन हो गया ना, मामा भांजे का रिश्ता हो गया। मेरा कोई उनका जाति बैर नहीं है, लेकिन मैं मोहब्बत की बात करता हूं, मैं जोड़ने की बात करता हूं। असदुद्दीन ओवैसी तोड़ने की बात करते हैं, और मेरी आप उनकी डिबेट आप निकाल के यूट्यूब पे देख सकते हैं। 10 डिबेट आप जीते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं कह रहा हूं उनकी कोई बात तर्कपूर्ण नहीं है, उनकी बात एक तरफा है, एक नजरिए से है, और उनकी हर बात 15 मिनट लेट है। 15 मिनट लेट है? हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? उनसे पूछिए। चलिए, ये भी आपका सवाल उनसे पूछेंगे। अच्छा, अभी भी आप अपने गांव सुपौल जाते हैं और वहां लोग आपसे कहते हैं देखिए हमारा शाहरुख खान आ गया? नहीं, अब आप जहां का आदमी बचपन बीता है वहां तो कर, और अरे उसी गली में घूम, साइकिल से चले,
पिक्चर थे, वहाँ का एक रिश्ता रहा। चुनाव लड़े किशनगंज से, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मिनिस्टर बन के जरूर सुपौल पहुंचे। अब प्यार तो रहता, बहुत मोहब्बत। हमने तो ये सुना है, वो कहते हैं कि हमारा शाहरुख खान आ गया, इस तरह से आपसे। अब लोग अलग अलग देखते हैं, लोग टीवी के पर्दे पे जिसको ज्यादा देखते हैं। अब तो शाहरुख खान साहब टीवी पे कम आते हैं, जब फिल्म आती है तभी स्टूडियो में आते हैं। हम लोग बिना बिना फिल्म के टीवी पे आते हैं, तो लोग देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं। तो शाहरुख खान भी हमारे दोस्त ही हैं, तो अब मैं तो कभी उनके साथ फोटो भी नहीं डालता। शाहरुख खान साहब से आपने कभी कहा नहीं, आपके मित्र हैं शाहरुख खान, कभी आप मिले उनसे, उनसे आपने कहा नहीं मैं अपने गांव जाता हूं सुपौल, तो वहां के लोग कहते हैं कि मैं वहां का शाहरुख खान हूं? नहीं नहीं, ऐसा लाइटर मोमेंट में कभी कहा? मैंने ये कहा नहीं। मेरे तो देखिए, दोस्ती तो मेरी बहुत फिल्म वालों से है। मैं सिर्फ एक बार अक्षय कुमार के साथ फोटो पोस्ट की होगी उनके बर्थडे पे, तो मेरी जो दोस्ती है वो जाती है उनसे। और मैं क्या, सिविल एविएशन मिनिस्टर था, तब से ही मेरी जान पहचान और दोस्ती है। और तब मैंने कभी अपने को वजीर नहीं माना। उन हमारे जो दोस्त हैं, चाहे शाहरुख हों, अक्षय हों या आमिर हों, सबसे दोस्ती है। लेकिन मैंने कभी उनको बड़े स्टार हैं इसलिए दोस्ती की नहीं, अच्छे इंसान हैं इसलिए हमारे दोस्त। फेवरेट एक्टर कौन है फिर आपका? फेवरेट एक्टर कौन है आपका? नहीं, मैं तो शाहरुख को ही फेवरेट। तो बॉलीवुड में देखिए, शाहरुख खान फेवरेट एक्टर भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। ऐसे तो सलमान भी अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, पसंद है। बॉलीवुड में 3 AM फ्रेंड कौन है आपका, यानी सबसे करीबी दोस्त जिसे आप किसी भी समय फोन कर सकते हैं? ये कहना ठीक नहीं है, फिर 4 फोन आने लगते, आप से मिलाइए, ये कीजिए। लेकिन ये सही है, बॉलीवुड में हमारे बहुत सारे। कोई एक या 3 नाम आप नहीं बताएंगे? नहीं, आपके फेवरेट सबसे पक्के दोस्त आपके कौन है? हीरो हीरोइन का नाम ज्यादा बताना। अच्छा, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप उस देसी माहौल से आप निकल कर आए सुपौल से, तो कोई वहां का ऐसा चीज है जो आप सबसे ज्यादा मिस करते हैं? वहां क्योंकि पे माहौल तो बिल्कुल बदल गया आप। वहां पे सबसे ज्यादा मिस करते हैं कि कुछ दोस्त थे, जो हमारा एक दोस्त DIG है, शील है, संजीत शिक है, ऐसे करके मेरे कई दोस्त हैं, काजू है। हम 4 5 6 7 दोस्त होते थे, और इनके नाम नहीं लूंगा वो नाराज हो जाएगा। वो हम सब चौक पे, लोहिया चौक पे इकट्ठे होते थे, और वहाँ बहुत अच्छा रसगुल्ला मिलता। फिर हम लोग जाके गांधी मैदान में जमीन पे बैठ के घंटों बातें किया। अब क्या है कि अब जाते हैं तो इतनी सिक्योरिटी, इतने लोग, फिर पहचानने वाले, टेलीविज़न के वजह से अब हम लोगों को भी लोग पहचानने लगे। तो वो चीज़ मिस करता हूँ, लगता है काश यहाँ से ऐसे पैदल जाते और उन्हीं दोस्तों के साथ बैठते। वो रसगुल्ला भी याद आता है। वो रसगुल्ला, मैं अभी गया था तो दुकान में जाके मैंने वो रसगुल्ला तलाशा था, मिला भी था वो रसगुल्ला, वो रसगुल्ला बहुत याद आता है। याद की बात चली तो मुझे एक और सवाल आपसे पूछने का मन हो। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब प्रधानमंत्री बने थे और आप देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री आप बने, वो अनुभव कैसा था? याद आती है उन दिनों की? कोई खास याद हो समय की? अटल जी बहुत बड़े नेता थे, और आरिफ बेग साहब के साथ मैंने राजनीति की शुरुआत की थी। भारती जी हमारी ने हमें, और जब जीत कर आए तो अटल जी की मिला। अटल जी बच्चे की तरह ही देखते। मेरे पास एक तस्वीर है, जब भागलपुर से बाई इलेक्शन जीत के हाथ से मुझे
आप कस्ट में लगा पाए तो मैं। जी बिल्कुल लगाएंगे। और एक लम्हा और याद है मुझे, कहीं कहा नहीं है, पहली बार ही कह, ये 2000 में भी हज ग्रुप डेलीगेशन का लीडर बना के 99 में हम क्या है, पर उसके लीडर बनाया। फिर 2002 में भी मुझे उन्होंने लीडर ऑफ डेलीगेशन बना। जब मैं गया तो अरब में डिनर होता है शाह की तरफ, हम लोग अपना झंडा तलाश रहे थे कहाँ है, तो हमने कहा कि एम्बेसडर थे वो तलाश रहे थे कि झंडा कहाँ है, तो झंडा दिख नहीं रहा था। झंडा देख के ही इंडिया लिखा होगा, जाके बैठना। जहाँ बादशाह क्राउन प्रिंस बैठे थे वहां पे हमारा भारत का झंडा रखा। तो ऑफिशियल थे, उन्होंने अब ये गलती से रख दिया। कि जब रख दिया तो गलती क्या है, सही है, भारत इतना बड़ा देश है। बैठ गए, अटल को बताया कि अच्छा बैठ, हाँ भारत को बैठा। अरे साहब कैबिनेट में हिंदुस्तान होता, खुश हुए। फिर मैं वहां से आया तो कोई वो तस्वीर किसी के पास है नहीं। अटल जी ने जिंदगी में वही एक तस्वीर है जो शायद गूगल पे भी नहीं है, वो भी तस्वीर मैं आपको पॉडकास्ट के लिए दे दूंगा। उसमें मैं आया तो अटल जी ने कहा भाई क्या तोहफा लेके आए, वहां से खजूर पानी सब लेके आया। अटल जी ने कहा कि और क्या लाए हैं। मैंने कहा सर आप इजाजत दें तो आपके लिए वो जो अरब के शेख वो लाया हूँ, हाँ दीजिए। टोपी पहना, उसके बाद वो काबिल वो ओढ़ाया, फिर ऐसे जो काला वाला साफा वो पहनाया। फिर उन्होंने कहा अब क्या, वो मैंने खिलाया। उनका और कुछ है, तो मेरे पास एक तस्बीह था, मैंने तस्बीह दे दिया। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करना, मैंने कहा अब कुछ नहीं करना सर, ये सब हो गया। तो वो बड़े खुश हुए। तो उनका बड़ा अपनापन रहता जी, किस्मत भारत रत्न के हम के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो 32 साल की उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर बना देना कोई छोटी बात नहीं। उन्होंने डॉक्टर करण सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा। डॉक्टर करण सिंह 36 साल की उम्र में वो मंत्री बने थे कैबिनेट में, सिविल एविएशन 30 साल में सिविल एविएशन का। अटल जी के साथ एक याद नहीं है। एक बार आरिफ बेग साहब का जन्मदिन था, ये 91-2 में की बात होगी। एक फार्म हाउस पे उनका जन्मदिन, बहुत नेता बुला लिए और फिर अटल जी भी आए। कहा कि सब लोग कुछ न कुछ मुबारकबाद दे रहे थे, लंबा हो गया क्योंकि अटल जी बड़े नेता थे तो सबसे लास्ट में बोलेंगे। अटल जी ने माइक पकड़ा, उन्होंने कहा भूखे पेट न हो भजन गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। बोले बताओ कहाँ पे खाना है, भाषण मत कराओ, हम यहाँ बर्थडे मनाने आए भाषण करने आए। तो ये बड़ा प्रसंग है जो मुझे का याद रहता है और बहुत मोहब्बत, बहुत भी उनको भुला नहीं सकते। नागरिक उड्डयन मंत्री रहते हुए आपका कोई ऐसा फैसला हो जो आपको याद आता हो और आज भी आप उस पर गर्व महसूस करते हो? देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्री रहते हुए आप बैलेंस शीट पे जाएंगे, गूगल करेंगे, तो जब 9/11 हुआ अमेरिका में तो उस वक्त सिविल एविएशन मिनिस्टर मैं ही था यहाँ इंडिया का, और तब हमने एयर इंडिया को प्रॉफिट में लाया। जब दुनिया की एयरलाइन डूब गई और हमारी डूबी हुई एयरलाइन प्रॉफिट में आई, तब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर। जगह जगह जो आप एयरपोर्ट देख रहे हैं, ये बेंगलोर, ये हैदराबाद, इस सब की शुरुआत हमने ही की थी। अब उनके कागजात निकालेंगे तो जब चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद के लिए हर हफ्ते आते थे वो दिल्ली,
और पीएमओ में मीटिंग होती थी। जॉर्ज फर्नांडिस साहब डिफेंस मिनिस्टर के नाते, क्योंकि डिफेंस की बहुत ज़मीन है, और मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर के नाते उस बैठक में रहता था। हैदराबाद बना, कर्नाटक बना, बड़ौदा में काम हुआ, सूरत की शुरुआत हुई, बहुत जगह। हमारे खुद बिहार में बहुत गया का एयरपोर्ट बना, और कितना बेहतरीन एयरपोर्ट बना। गर्व महसूस होता है जब भी आप जाते होंगे वहाँ एयरपोर्ट पे, देखते हमने होंगे। देखिए बहुत, ये जो लो कॉस्ट एयरलाइन शुरू हुई, सबकी डेक्कन एविएशन शुरू हुई तो हमारे वक्त में ही शुरू हुई। जब अपने अभी रोजगार की बात करी, जब आपने एयरपोर्ट बनाए होंगे तो निश्चित तौर पर तमाम रोजगार वहां पर उत्पन्न हुए होंगे। बिहार से मैं दोबारा चला जाता हूं, आप उद्योग मंत्री बिहार के रहे। पलायन एक बड़ा मुद्दा है चुनाव के दौरान, नौकरी बड़ा मुद्दा है वहां पर। बिहार में ज्यादा से ज्यादा रोजगार आए, ज्यादा से ज्यादा उद्योग आए, इसे लेकर आपका क्या कहना है? क्या रोड मैप आपने तैयार किया है कुछ? नहीं, देखिए बिहार में मैं तो, क्योंकि जनता सवाल पूछेगी जब मैं आप घर जाएंगे। पे बैठा था और मुझे फोन आया। अब मैं बिहार में भागलपुर में था, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आया। उन्होंने कहा कि आपको नेशन करना है जी, एमएलसी का, प्रधानमंत्री का आदेश है। वो एमएलसी बिहार में, पार्टी ने घर बैठे ही मुझे एमएलसी बनाया। जी, फिर फोन आया कि आपको मंत्री बनना है, उद्योग मंत्री बने। तो बिहार में उद्योग नाम की तो कोई चीज थी नहीं। हमने पूरी शुरुआत की, नई इथेनॉल पॉलिसी लेकर आए, 17 इथेनॉल प्लांट वहां बनाए, 30,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट वहां आया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुलने लगी। जब हमने कहा कि इधर से मक्का डालोगे उधर से पेट्रोल डॉलर निकलेगा, तो लोग मजाक उड़ाने लगे। उन्हें लगा राहुल गांधी वाला बयान है। हमने तो जानबूझ के बोला था, राजद वालों के समझ में नहीं आया। और आज देखिए, जो 1,000 रुपये मक्का था वो 2,400 रुपये किलो बिक रहा है, क्योंकि उससे इथेनॉल बन रहा है पूरे देश को। ग्रेन बेस्ड इथेनॉल इंडस्ट्री में बिहार नंबर 1 राज्य है, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रेन बेस्ड इथेनॉल बिहार में बनता है। केरला तक, तमिलनाडु तक जाता है बिहार से। कोई सोच सकता था बिहार की इथेनॉल इंडस्ट्री केरल भेजेगी बनाकर? लेकिन बनाया। कई सीमेंट प्लांट लगे, मेगा फूड पार्क लगा, एक टेक्सटाइल पार्क लगा, लेदर पार्क लगा। बहुत अच्छा काम, अभी जो हमने नींव रखी थी उस पर बहुत अच्छा काम हमारे सरकार के मंत्री कर रहे हैं। और रोजगार के जो प्राइवेट सेक्टर में संभावना है वो बहुत ज़्यादा है, और रोजगार हम वहीं दे सकते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जहाँ सरकारी रोजगार नीतीश कुमार जी ने दिया, वहाँ बिहार के अंदर इंडस्ट्री लगे। और जब इंडस्ट्री लगेगी तो हम कामगार नहीं कहलाएंगे, बल्कि हम अपने घर में रोजगार देने वाले कहलाएंगे। फ्लाइट की बात अभी हो रही थी तो मुझे आपकी एक फ्लाइट याद आ गई। वो आपको याद आती है या नहीं आती है, आप बताएंगे। आप दिल्ली से चले थे बिहार के लिए, आप फ्लाइट में चढ़े तो आप कैबिनेट मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे। बिहार आप पहुंचे तो सरकारी खत्म हो गई। हाँ, फ्लाइट याद आती है? दिल्ली में मैं सरकारी काम से आया था। मैं नीतीश कुमार जी को इजाजत लेके आया। मैंने कहा सर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, एक ऑफिस बनाया है कनॉट पैलेस में, जहाँ इन्वेस्टर आएंगे, तो ऑफिस का उद्घाटन करूंगा। पहले मैंने उनसे इजाजत ली कि आप कर दें, तो उन्होंने कहा नहीं आप ही कर दें। तो मैं इजाजत लेके आया, सरकारी खर्चे पे आया, इजाजत ली। 9-10 बजे उसका उद्घाटन किया, पूरी मीडिया थी, और सबको दिखाया ये ऑफिस ऐसा है, यहाँ इन्वेस्टर आएंगे, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आता है तो उसको बिहार जाने की जरूरत नहीं, हम यहीं पे उससे जो भी उसको कागज चाहिए हम देंगे, उसको प्रपोजल बताएंगे, जो भी फॉर्मेलिटीज हुआ करेगी। जी, फॉर्मेलिटीज यहीं पूरी कर देंगे, और जो एग्रीमेंट है वो यहीं कर लेंगे। तो फिर वहाँ खबर आने लगी कि जेडीयू बीजेपी के रिश्ते खराब हैं, नीतीश कुमार जी गवर्नर हाउस जाने वाले हैं। तो मैंने वो कर दिया, और मेरा शेड्यूल फ्लाइट था, पहले से तय था। उद्घाटन के बाद मैं पटना जाऊंगा, वहाँ मुझे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में बैठक रखी हुई थी। और जब मैं एयरपोर्ट चला तो मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था, और जब से ही लैंड किया तब तक मैंने पूछा एयरपोर्ट पे क्या है, तो बोला नहीं अभी कुछ हुआ नहीं है, सब ठीक है। वहां लैंड करने के बाद जैसे लैंड किया, 1 घंटा 10 मिनट की फ्लाइट थी पटना की, लैंड किया, हमने कहा क्या हुआ? बोले सर आप उद्योग मंत्री नहीं रहे। मैंने कहा अरे मैं तो हूं अभी। बोले आप तो हैं लेकिन आप मंत्री नहीं हैं, क्योंकि गवर्नर के यहाँ गए, सरकार बर्खास्त हो गई, अब नई सरकार उथलेगी, और पुराने जो मंत्री हैं वो मंत्री नहीं रहे। दिल्ली एयरपोर्ट पर आपने पूछा था, कंफर्म किया था? दिल्ली तक तो मैं उद्योग मंत्री था, पटना एयरपोर्ट पर और मुझे लगता है कि जब मैं कानपुर लखनऊ पार कर रहा था
तब तक वो मंत्री में शायद उस वक्त तक यानी बदल जब गया था। बिहार की सरहद में आप घुसे होंगे उससे पहले, जी तो वो फ्लाइट याद आती होगी, इंटरेस्टिंग फ्लाइट थी। नहीं, मैं देखिए मैं तो भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री रहा हूँ बहुत कम उम्र में। जी। मेरे लिए मंत्री का जाना दुख नहीं था। मुझे लगा जो रफ्तार मैंने पकड़ी थी इंडस्ट्री की, वो रफ्तार रुक जाएगी, और रुकी भी वो रफ्तार। उससे मुझे दुख हुआ, क्योंकि राजद के उद्योग मंत्री आ गए, तो राजद जहां आएगा लालटेन खड़ा होगा तो कोई गाड़ी रुक जाएगी। लालटेन को देख के, उसकी रेड लाइट देख के कोई भी रुक सकता है। तो वो दुख नहीं हुआ था, लेकिन ये जरूर लोगों को दुख हुआ था। आज भी मैं जाता हूं बिहार में, मैं बिहार में आप जाएंगे, बिहार में हर नेता अपने आप को जात का नेता बताएंगे। कोई यादव का नेता, कोई कुशवाहा का नेता, कोई पासवान का नेता, कोई मांझी का नेता, कोई अति पिछड़ा का नेता, कोई अलग अलग जाति का नेता, कोई तांती का नेता, कोई सहनी का नेता। मैं जाकर कभी दावा नहीं कहता कि मैं मुस्लिम का नेता। मैं कहता हूं कि बिहार में जो सबका दिल जीत पाए वही बिहार का नेता होगा। मैं कहीं भी जाता हूं तो मेरे चाहने वाले बड़ी तादाद में हर कास्ट, क्रीड, रिलीजन में लोग मिलेंगे, और बहुत चाहने वाले हैं, और इतना प्यार करते हैं बिहार के लोग। मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में चला जाऊं, बहुत मोहब्बत और बहुत शफकत भरी निगाहों से देखते हैं, बहुत दुआ देते हैं। और कई बार मेरे मित्र हैं केसी त्यागी जी, वो मुझे कहते हैं, शाहनवाज तुमने केंद्र सरकार में रहते जितना काम किया वो तो उसी को याद है कि नहीं याद है, क्योंकि बहुत काम होता है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है, लेकिन तुमने इंडस्ट्री मिनिस्टर रहते हुए जो छाप बिहार में छोड़ दी, उसको कभी बिहार भुला नहीं पाएगा। ये बात सही है कि उद्योग मंत्री श्री बाबू के बाद इंडस्ट्री अगर लगनी शुरू हुई तो हमारे उद्योग मंत्री बनते हुए रही, और जिस दिन मैंने पहले दिन उद्योग मंत्री का चार्ज भी लिया तो मैंने यही कहा, श्री बाबू के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। आपने अभी धर्म की बात करी और मोहब्बत की बात करी, प्यार की बात करी कि सभी धर्मों का, सभी वर्गों का आपको प्यार मिलता है। तो मुझे लगता है जो मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूँ, बात करने चाह रहा हूँ, वो हालांकि पूरा देश जानता है, लेकिन दोबारा से पता चलना चाहिए, जिन्हें नहीं पता, नौजवानों को भी पता चले। आपने इंटर रिलीजन शादी करी है, हिंदू मुसलमान की जहां बात होती है शादी को लेकिन वो 30 साल हो गए तो आपकी एनिवर्सरी भी करनी है। अच्छा, 30वीं एनिवर्सरी आने वाली है। हाँ, 30वीं एनिवर्सरी करनी है जी। शादी तो भाग के हुई थी। अब वही तो ये शाहनवाज हुसैन और रेनू हुसैन, ये लव स्टोरी कैसे, थोड़ी बताइए इसके बारे में। देखिए क्या हुआ था? मेरे बच्चों के रिश्ते आने लगे और बच्चों की शादी की उम्र हो गई। उनकी प्रेम कहानी चर्चा हो तो बात है नहीं, आपकी भी इंटरेस्टिंग है। और आजकल के माहौल में जब हिंदू मुस्लिम एंगल बहुत ज्यादा चल रहा है, लव जिहाद की बात होती है, ऐसे माहौल में इंटरव्यू तो बच्चे भी देखेंगे, पता चलना चाहिए। ये होता है, ये बात सही है कि हमारा बड़ा नेचुरल लव था। हम बस में मिले थे और उनको सीट दी थी, बार बार वो लेट आती थी, सीट थी नहीं। एक बिहारी होने के नाते हम लोग का नेचर है, तो हमारे बिहारियों में होता है कि हम पूरी कटसी ज़्यादा दिखाते हैं। हम लोगों ने तू तुम कह के नहीं बोलते, आप करके बोलते हैं, हमारी कमजोरी मान लेते हैं कई बार लोग। तो हमने उनको सीट दी, कई बार खड़े हो गए, उनको बैठाया। एक ही बस में ट्रैवल करते थे? हाँ, एक ही बस में। मैं पूसा आता था, वो जनकपुरी उतरती थी 740 नंबर की, तो डीटीसी की बस में ही चल बैठ गई तो फिर जान पहचान हो गई, फिर दोस्ती हो गई। दोस्ती 8 साल चली, वो प्यार में बदल गई। प्यार 8 साल बाद हुआ? नहीं, प्यार तो लव एट फर्स्ट साइट ही था, लेकिन फर्स्ट साइट किसकी तरफ से? बताने में बहुत देर हो। किसकी तरफ से था? मेरे तरफ से ही था। आंखें उनकी खूबसूरत थी, तो प्यार मुझे ही होता ना। तो प्रपोज कैसे किया फिर 8 साल बाद? बहुत, एक बार उनके बर्थडे पे एक ग्रीटिंग लिया हर चीज का। अच्छा। और उसमें वो प्रपोज कर दी, पेन दिया उनको, पहला गिफ्ट आप समझ। हर चीज का कार्ड और पेन। क्या मैसेज लिखा? कोई स्पेशल मैसेज था? अब वो तो बड़ा पर्सनल था उसको, तो वो सब कार्ड उड मैडम ने रखा हुआ है, अभी भी है? फिर वो खत किताबत तब तो
व्हाट्सअप नहीं था। जी। व्हाट्सएप पे तो तुरंत ही होता है, हाँ। मुझे भेज दीजिए, कुछ भेज दीजिए, कुछ लिखिए, या तो कबूल होगा या नहीं। हाँ। 1 मिनट में आपका एक्सेप्टेड या यस या नो रिजेक्टेड हो हो जाता जाएंगे। है। लेकिन उसमें वक्त लगा। फिर वो खत लिखती थी अंग्रेजी में, वो इंग्लिश में और लिखते मेरी थे। अंग्रेजी कमजोर थी। अच्छा, आप हिंदी में लिखते थे, वो इंग्लिश में नहीं लिखते नहीं, तो थे। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता था, वो अंग्रेजी करेक्ट करते थे, फिर मैं लिखता था ताकि इंप्रेशन गलत ना अच्छा, हो। आप भी इंग्लिश में ही लिखते थे? हाँ, इंग्लिश। वो सब खत भी है, सारे रखे हुए हैं अभी? कभी कोई हम पर पीएचडी करेगा तो उसको दे। अलग से किसी दिन आपका और भाभी जी का साथ में इंटरव्यू करेंगे, उसमें साथ सवाल में हमने इंटरव्यू नहीं किया, उनके सामने मेरी बोलती बंद हो जाती। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने प्यार का इजहार कर दिया, दूसरी तरफ से भी एक्सेप्टेंस आ गया, शादी में दिक्कत आई परिवार वालों के शादी बीच में तो आती है। मैं एक सुन्नी सैयद घराने में पैदा हुआ हूँ, और आप जानते हैं कि बिहार में जो सुन्नी सैयद घराने हैं वो थोड़े कहीं और शादी करो, कास्ट के बाहर भी तो दिक्कत होती। यहाँ तो रिलीजन के बाहर जाना था, और उनके यहाँ भी बहुत दिक्कत थी, लेकिन हमने कर ली शादी। भागकर हुई? हम हुए राजी, तो क्या करेगा क्या काजी। करेगा काजी? पहले थोड़ा भागना पड़ा? भागना नहीं पड़ा, उसको तो भागना ही कहते हैं ना लोग। हम घूमने गए, उसको लोग कहेंगे भाग गया। हम लोग शादी की, फिर उनको गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हो गई। तो जब गर्मी छुट्टी हुई तब हमने शादी करके हम अपने अपने घर थे। फिर हम लोग यहाँ से आगरा गए, हल गए। फिर बाद में एक्सेप्टेंस हो गया? नहीं हुआ, मुश्किल हुई। मेरे घर वालों को भी बहुत, ये घर वाले तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है दिनी, वो सिर्फ उनके घर में रहा। साली में पहले से वो मदद कर रही थी, हमारे भागने में भी उसने अच्छा, मदद की। ये आज राज हाँ, खोल दिया आपने? जी, आज पहली बार ही खोला है। हाँ। और उनके घर के लोग बहुत नाराज थे, ये बहुत परेशान थी। आज मैं तो कोई शादी का रिचुअल हुआ भी नहीं। शादी के बाद माँ भारती जी ने मेरे बेटे का पहला बर्थडे बीडी मार्ग पे रखा। आपसे बड़े नेता भी क्या है, कोई फंक्शन मेरा रिचुअल जो होता है ना, एक रिसेप्शन, शादी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, बात तक भी इसलिए नहीं सोच रहे हैं कि एनिवर्सरी 30वीं वर्ष कर लें, लेकिन बड़ी महंगी होती है, हम लोग तो कहाँ से कर पाएंगे। तो वो प्लानिंग कर रहे हैं। वो तो आप वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे कहते हैं ना? नहीं, मतलब कोई, इसलिए हम लोगों ने कभी कोई ऐसा फंक्शन भी नहीं किया जी। और अब बच्चों की ही शादी होगी। लेकिन 30वीं वर्षगांठ है तो बनना, धूमधाम से बनना, ये तो बनता है। अब देखते हैं, टाइम है 12 दिसंबर को। घर पर मिनिस्टर मोड रहता है या घर पर पापा और पति के रोल में ही रहते हैं? नहीं नहीं, घर पे ये सब कुछ नहीं चलता। तो घर पे भी वही रहता है। तो ससुराल वाले हैं, वहां जाइए तो जीजा जी के बिना कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, अब इतनी अब तो उनके पूरे खानदान में, रिलेटिव में कुछ भी होगा, जागरण हो, उनके यहाँ दुख हो, सुख हो, शादी हो, दिवाली हो, तो ईद यहाँ मन जाती है और दिवाली होली ससुराल में मनती है। क्या कभी रेणु जी ने कहा नहीं कि राजनीति छोड़िए, जरा मेरे साथ बैठिए, चाय पीजिए? नहीं, वो तो राजनीति, जब वो मुझे मिली थी तभी पता था कि मैं राजनीति में हूँ। मैं तो जब उनके घर के बाहर पोस्टर लगा देता था अपने फोटो का जाके। अच्छा। हाँ, उनको पता था कि मैं राजनीति में जाने वाला हूँ, और उनको पूरा घुमाता था। मैं उनको लाल किला ले गया था एक बार दिखाने। कहा ये लाल किला है। दिल्ली के लोग ना, जो दिल्ली में रहते हैं, वो लाल किला को तो मीनार नहीं देखते उतना, बाहर के लोग देखते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ देख लिया अंदर अंदर से। क्या देखो, ये प्राइम मिनिस्टर
फिर बैठते हैं और सही अब भी आपने कहा उस वक्त, कहा, ये विश्वास था मैंने आपका? मजाक में कहा था तो वो सच हो गया एक बार, क्योंकि तो फ्रंट रो में ही बैठते थे अटल जी की सरकार। कैबिनेट में 7वां नंबर का कैबिनेट पेपर आता था, नाम से अडवाणी, अनंत कुमार, डी फॉर ढिंसा, जे फॉर जगमोहन, एच हुसैन, सैयद शाहनवाज, तो एच फॉर हुसैन। तो कई लोगों को लगता था कि मैंने क्या सेटिंग की, बड़े बड़े मंत्री पीछे बैठे और ये आगे कैसे बैठा है। वो नाम जैसे सुषमा जी और प्रमोद महाजन जी, पी एस, उनकी रॉ आगे हो जाती थी। तो लोग पूछते थे, एक बार साहब सिंह ने हमसे पूछा तो क्या सेटिंग करता है, एस एस था। मैंने कहा मेरी बड़ी दोस्ती थी साहब सिंह, मुझे बहुत अच्छे रियल फ्रेंड थे मेरे, उम्र का गैप था, हम उनके स्कूटर पे बैठ के चले, वो बड़ी चिंता करते थे, खूब हंसी मजाक भी करते, उनका भी जाना मेरे लिए बड़ा दुखद। तो आगे बैठे हम लोग, जब अटल जी की सरकार थी और लास्ट कैबिनेट मीटिंग हुई, अब्दुल कलाम साहब, कम मिनिस्टर आए थे, तो मेरी कुर्सी ठीक अटल जी के बगल में। अच्छा, क्योंकि आधे मंत्री इधर आधे इधर, तो साहब सिंह ने सेटिंग कर उस दिन राम साहब ने अटल जी की कविता का धुन बजवाया डिनर में, बहुत कम लोगों को मालूम हो, पहली बार वो धुन क्या था, लास्ट आउट गोइंग कैबिनेट। कौन सी कविता थी, याद है? धुन था, मुझे याद नहीं, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आप रेणु जी को लाल किले ऐसे ही घुमाने के लिए ले गए थे, वहां पर आपने मजाक में कहा कि यहाँ पर मंत्री बैठते हैं और एक दिन आप और हम भी यहाँ पर बैठेंगे, और वो सच हो गया, कह दिया और हो गया, ऊपर वाले ने जबान पर सरस्वती बैठी थी शायद। अच्छा, एक और बात, परिवार से बाहर निकलते हैं। आपने कहा कि मैं नमाज भी पढ़ता हूं और भारत माता की जय भी बोलता हूं। तो मैं तो भारत माता की जय जोर जोर से बोल सकता हूं, इस पर बड़ी चर्चा हुई सोशल मीडिया पर। मैं तो देखिए, मैं मुस्लिम हूं, इसमें मुझे कहने में आराम से, गर्व से कहता हूं कि मैं मुस्लिम समाज में पैदा हुआ, लेकिन मैं भारतीय हूं और मैं भारतीय मुस्लिम हूं। मुझे अपने मादरे वतन का जिंदाबाद कहने में क्या दिक्कत है भारत माता? तो भारत माता जिंदाबाद कहना या वंदे मातरम कहना, इससे किसी को एतराज क्यों हो सकता? कुछ लोग हैं जिनकी रंग लगाइए तो थोड़ा सा रंग लग जाए तो उनकी कहते हैं कि साहब जलाया जाएगा इसको, अजीब अजीब बात करते हैं। फिर ये नहीं करेंगे। सऊदी के बादशाह आए थे तो गांधी जी की समाधि पे गए थे कि नहीं गए थे? तब तो ये जितने कटमुल्ला थे ये तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन वो बयान देते रहते हैं, वंदे मातरम नहीं गाएंगे, भारत माता की जय नहीं कहेंगे। अब ऐसे लोग कम बचे हैं, पूरा देश बोलता है भारत माता। आपने ये कहा था कि मुस्लिम समुदाय को सही रास्ते पर लाने के लिए आप राजनीति में आए हैं। आपको लगता है कि मुस्लिम समुदाय अब सही रास्ते पर आ गया है या इसके लिए आपको और अभी काम करना है? देखिए, मैं राजनीति में आया, मेरा मकसद जो पद होता है, सबसे बड़ा पद है प्रधानमंत्री का। कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री के पद का ख्वाब नहीं लेता है। उसके बाद होता है कैबिनेट मिनिस्टर। खुदा ने मुझे जो कैबिनेट मिनिस्टर बना ही दिया, इज्जत मंतशा व तो जिल्ल मंतशा, अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह जिल्लत देने वाला। ये कोई फतवा देने वाला तो हमको इज्जत देने वाला नहीं, अल्लाह ही देने वाला है, और वो मुकाम मिला ही। अब मेरे जिंदगी का मकसद होता है कि जो लोग तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, तो मैं फेविकोल लेके चलता हूं जोड़ने के लिए। मेरा काम है जहां जहां टूट दिखेगी हिंदू मुसलमान के बीच में, उसको मैं जोड़ूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि गौवध पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैंने 4 दिसंबर 1997 को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में 10,000 मुसलमानों के सामने अटल जी, अडवाणी जी, सिकंदर बख्श साहब, उमा भारती जी की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान की जब सब कुछ एक है तो हमारे खाने की थाली भी एक होना चाहिए।
नॉनवेज में एक ही चीज़ है जिससे हमारी थाली अलग हो जाती है। हमारी थाली अलग क्यों होनी चाहिए? अगर गौवध पे प्रतिबंध लगे तो क्या दिक्कत है? अब हो गया। अब देखिए, जो बात मैंने 97 में शुरू की, आज सब लोग मान रहे हैं कि गौवध से कोई फायदा नहीं, तो गौवध पे प्रतिबंध है, ये अच्छा है देश के लिए। अभी लगाया नहीं है, लेकिन अब कोई हिम्मत नहीं करता। आखिर में शाहनवाज जी, अगर आप दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं। नहीं, मैं तो आपके पॉडकास्ट में जो लोग देख रहे हैं उनसे यही अपील करना चाहता हूं कि आप जज्बाती ना हो, सेंटिमेंट में ना आए। देश को महान बनाना है, अगर देश को विश्वगुरु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाना है तो हमें एक रहना होगा। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हमें बंटना नहीं है। एक बार 47 में बटे थे तो कटे थे। किसी भी शर्त पर हमें एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाना है और पूरे दुनिया में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनना है और देश को सबसे आगे रखना है। इसलिए मिलकर रहना है। बहुत से सोशल मीडिया पे लोग भड़काएंगे, बहुत से भड़काऊ भाईजान हैं, सब तरफ हैं। उनकी बात को इग्नोर करना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही एक रास्ता है जिस पर हम सबको चलना है। शाहनवाज जी, आपने समय निकाला और इतने दिल खोलकर हमसे बातें करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन साहब, जिन्होंने तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और दिल खोलकर हमसे अपने अनुभव भी साझा किए। अभी के लिए बस इतना ही। अगले सेगमेंट में मिलेंगे अपने नए मेहमान के साथ। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए MK टॉक्स। नमस्कार, आदाब।